Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Assam's budget of 2021-22. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले कुछ important figures देख लेते हैं regarding Assam budget. तो देखिए इस साल के बजट में एस्टिमेटेड रिसीट्स मतलब कि असम सरकार के पास जो पैसे आने वाले हैं दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ₹2,89,770 करोर्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स यानी कि जितना वो खर्च करने वाले हैं अलग अलग सेगमेंट्स में दैट इज़ समवेयर क्लोज टू बी 2,89,367 करोर्स. तो अगर सिर्फ इस साल की बात की जाए, इस साल के बजट की बात की जाए तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी सरप्लस ऑफ ₹403 करोर्स क्योंकि जो खर्चे हैं वो रिलेटिवली कम हैं और कमाई ज़्यादा है. तो देयर विल बी सरप्लस ऑफ 403 करोर्स. लेकिन जो ओपनिंग डेफिसिट था यानी कि पिछले साल का जो डेफिसिट था, स्टेट बजट में इसी तरह से होता है, असम के स्टेट बजट में ऐसा ही होता है कि पिछले साल का डेफिसिट कैरी फॉरवर्ड होता है. तो पिछले साल का जो डेफिसिट था दैट वाज 969 करोर्स. तो पिछले साल के अगर डेफिसिट को मिला लिया जाए तो इस साल के सरप्लस के साथ मिल करके इट मेक्स इट ओवरऑल डेफिसिट ऑफ 566 करोड़. तो अगले साल जब बजट आएगा तो उसका ओपनिंग डेफिसिट होगा 566 करोड़. तो अभी ओवरऑल बजट डेफिसिट में है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर ईयर की बात की जाए तो इस साल बजट सरप्लस में है. अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए. देखिए फैक्ट्स फिगर से सवाल कम ही पूछता है वैसे तो एटमैक्स पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में बजट सरप्लस में था कि डेफिसिट में, ओवरऑल बजट सरप्लस में है कि डेफिसिट में. तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे. अब देखा जाए जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं अंडर दिस बजट प्रेजेंटेशन. तो चीफ मिनिस्टर कोविड रिलीफ स्कीम सबसे पहला अनाउंसमेंट है. तो इसके अंतर्गत जो लोग भी चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम या चीफ मिनिस्टर विडो कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं और जिनके फैमिली में भी अगर किसी की कोविड के कारण डेथ हुई है, उन लोगों को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी सरकार अंडर दिस चीफ मिनिस्टर कोविड रिलीफ स्कीम. ये जो दो स्कीम है कोविड से रिलीफ के लिए, चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम और चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम, ये ऑलरेडी असम सरकार अनाउंस कर चुकी है. तो जो लोग इसके अंदर नहीं आएंगे उनको फिर 1 लाख कंपनसेशन मिलेगा जिनके परिवार में कोविड के कारण डेथ हुई है. तो देखते हैं चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम में क्या था जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है असम सरकार ने. तो जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराएगी सरकार ताकि उनके लाइवलीहुड को इंश्योर कराया जा सके. उसके अलावा अब जिसके भी गार्जियनशिप में वो हैं उस गार्जियन को हर महीने 3,500 रुपये दिए जाएंगे ताकि उन बच्चों का वो देख रेख कर पाएँ. उसके अलावा चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं टू द अकाउंट ऑफ विडो हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक. दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ निकल के आ रहे हैं. मैंने अपने रिवीजन क्लास में ही सबसे पहला टॉपिक माइक्रो फाइनेंस को ही लेकर के किया था कि कैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने कई सारे लोन दे रखे हैं हमारे यहाँ पे लोगों को. अब जब लोग उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं तो फिर वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस उनको हरास कर रहे हैं. तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर के भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम अनाउंस किया है सरकार ने जिसका नाम है असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम. इस स्कीम के अंतर्गत बजटरी एलोकेशन होगा 7,500 करोड़ का. तो इस स्कीम में देखिए किया क्या गया है. जिन लोगों ने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है उन बोरोवर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. वो बोरोवर्स जो रेगुलरली अपना पैसा चुका रहे हैं, दोज हु आर रेगुलरली रिपेइंग देयर लोन अमाउंट या जो भी ड्यू अमाउंट है, उन लोगों को
25,000 रुपये मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाएगा एक बार, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, थोड़ा असिस्टेंस मिल सके अपने लोन को वापस करने में। तो ये 7,500 करोड़ से क्या क्या किए जाएंगे? तो जो लोग भी अपना लोन रेगुलरली चुका रहे हैं उनको एक बार में 25,000 रुपये का सपोर्ट दिया जाएगा। जिन लोगों का भी लोन ड्यू है, चाहे उनका इंटरेस्ट अमाउंट हो या ओवरऑल जो किस्त कहते हैं इंस्टॉलमेंट, अगर 1 से 89 डेज तक का ड्यू है तो उनको 25,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो ड्यू अमाउंट है वो भी एक बार के लिए सरकार सेटल कर देगी, ताकि उनका लोन क्लियर हो जाए और वापस से वो नॉर्मल सिस्टम में आ जाए। और बाकी लोग जिनका लोन NPA बन चुका है, मतलब जिन्होंने 90 दिनों से ज़्यादा से इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, जिन्होंने लोन लेकर के और अब अपने लोन को अकाउंट को NPA बनवा चुके हैं, उन लोगों को के अकाउंट को कहा गया स्ट्रेस्ड एंड डेस्टिट्यूट अकाउंट, और इन लोगों को कंप्लीट वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब इनका पूरा का पूरा लोन सरकार चुका देगी। लेकिन ये जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, दे नीड टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट थ्रू अ फॉर्मेट फॉर कंसिडरेशन अंडर द स्कीम। तो उनको प्रॉपर अप्लाई करना होगा कि क्यों, किस कारण से उन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया, क्या कारण है जिस कारण से उनका लोन अकाउंट NPA बन गया, और उसके बाद जब सरकार अप्रूव करेगी तभी जाकर के सरकार पैसा वेव ऑफ कराएगी, मतलब उनके बिहाफ पे पैसा जमा कराएगी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। तो इस टोटल इस स्कीम में 7,500 करोड़ रुपए तो असम सरकार के खर्च होंगे। लगभग 4,000 करोड़ रुपए इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी लूज करना होगा। तो जो उन्होंने लोन दे रखा है उसकी अब रिकवरी उनको छोड़नी होगी, वेव ऑफ करनी होगी। एंड दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द फेयर प्रैक्टिसेस कोड टू ट्रांसफर बेनिफिट। तो देखिए, स्टेट विल एलोकेट 7,500 करोड़ रुपीज़, वाइल लेंडर्स यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे आर ऑल्सो बाउंड बाई फेयर प्रैक्टिसेस कोड। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्ट के हिसाब से दे आर ऑल्सो बाउंड बाई पर्टिकुलर कोड, जिसमें उनको उस कोड के हिसाब से उनको भी 4,000 करोड़ का लॉस झेलना होगा। तो टोटल लगभग 11,500 करोड़ तक का खर्च होगा, जिसमें जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लोन जो भी पेंडिंग चल रहे हैं वो सब फिर सिस्टमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा आपको तो पता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देने के लिए असम सरकार ने प्रॉमिस किया है कि देयर विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ अबाउट 1 लाख एजुकेटेड यूथ इन गवर्नमेंट सेक्टर इन कमिंग 1 ईयर। अब इस बजट में फिर फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग जी ने कहा है कि एक इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर विल बी अ न्यू लॉ, एक नया कानून लाया जाएगा 1 लाख यूथ को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देने के लिए। और अरुणोदय स्कीम की अगर बात की जाए, दैट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर विमेन एम्पावरमेंट, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ विमेन ऑफ पुअर फैमिलीज़, मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़। तो अब अरुणोदय स्कीम में पहले 830 रुपये पर मंथ दिए जाते थे एज कैश ट्रांसफ़र, उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये पर फैमिली कर दिया गया है। आसाम माला प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएट किया था, जिसके अंतर्गत आसाम के अंदर रोडवेज डेवलप किए जाएंगे, तो आसाम माला प्रोजेक्ट को अब डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने। 5,556 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 250 किलोमीटर रोड नए बनाए जाएंगे। ये जो 250 किलोमीटर्स नए रोड हैं, उसमें कुछ रोड जो होंगे दैट विल बी क्रिएटेड अंडर आसाम सेकेंडरी रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो जो भी हमारे हाईवेज हैं उनके अलावा जो रोड नेटवर्क हैं उनको डेवलप करने पे फोकस किया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी प्रोग्राम चला रहा है हमारे स्टेट का PWD, आसाम सेकेंडरी रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सेकेंडरी रोड है, जो स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड्स या विलेज रोड्स, उनको डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा रूरल रोड्स को डेवलप करने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट है, आसाम रूरल रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ARNIP। इसमें भी 313 किलोमीटर नए रोड्स बनाए जाएंगे, रूरल रोड्स। ध्यान रखिए, ये जो रोड्स आसाम माला प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसका कुछ एक पैसा आ रहा है इन फॉर्म ऑफ एड फ्रॉम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कुछ एक पैसा इसका आ रहा है इन फॉर्म ऑफ एड फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये दोनों बैंक से लोन लेकर के ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें ध्यान में रखना। उसके अलावा लगभग 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे
हर आंगनवाड़ी सेंटर को डेवलप करने में 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उनका फ़ैन, सीलिंग, वॉल्स, दरवाजे सब अच्छे किए जाएंगे। इसमें टोटल 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे। फ्लड फ्री आसाम इंश्योर कराने के लिए 1000 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट कम रोड्स विल बी डेवलप्ड अलॉन्ग विद बराक एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। स्वनिर्भर नारी स्कीम, इस स्कीम ये पहले से चल रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत अब नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल प्रोक्योर हैंडलूम्स। जो भी सरकारी कार्यक्रम के लिए आपको पता है हैंडलूम्स की ज़रूरत होती है, वो गमोसा वगैरह सम्मान में दिया जाता है। तो नाउ इट विल प्रोक्योर हैंडलूम्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिजीनस वेवर्स थ्रू आर्टफेड एंड AGMC। तो इससे कैसा होगा कि हमारे देश के जो हाउस होल्ड इंडिविजुअल वीवर्स हैं, खासकर विमेन हाउस होल्ड इंडिविजुअल वीवर्स जो इंडिजीनस तरीके से ये हैंडलूम बनाती हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसी कारण से इसको नाम दिया गया स्वनिर्भर नारी। उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को और स्ट्रेंथन हो सकेगा विथ हेल्प ऑफ दिस इनिशिएटिव, जिसमें हैंडलूम सीधा सीधा जो फैमिलीज़ में बनाए जाते हैं इंडिजिनस तरीके से हैंडलूम्स, उनको खरीदा जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर इट्स डिफरेंट फंक्शंस। उसके अलावा पहले फेज में सरकार ने टारगेट रखा है कि 1.23 लाख बेनिफिशियरीज विल बी अलाउड टू सेट अप सेल्स काउंटर अक्रॉस इंडिया इन ऑर्डर टू लेवरेज ई-कॉमर्स पोर्टल्स एंड ऐप्स। तो इनके जो इंडिजिनस हैंडलूम वीवर्स हैं, उनके सामान को पूरे इंडिया भर में पॉपुलर बनाने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल डेवलप किए जाएंगे। उसके अलावा पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे उनके लिए सेल्स काउंटर भी लगाए जाएंगे। अन्न योजना, अफोर्डेबल न्यूट्रिशन एंड नॉरिशमेंट असिस्टेंस योजना के अंतर्गत दोज पीपल हु आर लेफ्ट आउट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उन लोगों को फिर NGOs की मदद से फ्री कुक्ड मील्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उन लोगों को फ्री कुक्ड मील प्रोवाइड कराए जाएंगे अंडर अन्न योजना विथ हेल्प ऑफ रेप्यूटेड NGOs। टी गार्डन वर्कर्स के लिए एक नया स्कीम लाया गया है, टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन इन द टी गार्डन लेबर लाइन्स। हियर द फंक्शनिंग ऑफ हाउस होल्ड tap connections to all households living in the tea garden of the state will be ensured. This scheme will cover about 805 tea gardens across Assam within an year. एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है सरकार ने। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, एग्रीकल्चर कमीशन। उस कमीशन में एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट या इंटरनेशनल रेपुटेशन वाले साइंटिस्ट को उसका हेड बनाया जाएगा, ताकि आसाम के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी सेक्टर है, इसको रिवाइव किया जा सके। गारो खूंटी प्रोजेक्ट, तो गारो खूंटी प्रोजेक्ट में जो हमारे यहाँ के इंडिजिनस यूथ हैं, लोकल यूथ हैं, उनको अपने ही एरिया में लाइवलीहुड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। गारो खूंटी इज ए प्लेस अंडर सीपाझार ब्लॉक इन दरांग डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये इनिशिएटिव लिया गया था। ये इनिशिएटिव हिट हो गया, वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद से इस प्रोजेक्ट को पूरे असम भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सुनील बिप्लब स्कीम, दिस स्कीम इज टू इनकरेज कम्युनिटी बेस्ड फिशिंग कल्चर बाय कंस्ट्रक्टिंग विलेज कम्युनिटी टैंक इन ऑल रेवेन्यू विलेजेज ऑफ असम। तो अब टारगेट ऐसा होगा कि जो हमारे यहाँ के 10,000 गाँव हैं, 10,000 विलेज कम्युनिटी टैंक्स बनाए जाएंगे। समझिए 10,000 विलेज कम्युनिटी टैंक्स बनाए जाएंगे। सबका कम से कम 1 हेक्टेयर एरिया होगा इन रेवेन्यू विलेजेस। तो विलेजेस को अलग अलग ऑफिशियल पर्पस के लिए रेवेन्यू विलेज में बांट दिया जाता है, जिस लेवल पे उनका रेवेन्यू डिसाइड होता है। तो हर रेवेन्यू विलेज में 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम एक इस तरह का फिशिंग पॉन्ड बनाया जाएगा, ताकि कम्युनिटी ग्राउंड पे, कम्युनिटी मतलब कॉमन ग्राउंड पे फिशिंग पॉन्ड बनाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के नाम घर्स हैं, वहाँ पे भी इस तरह के फिशिंग पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। नाम घर को असम सरकार ने कहा है कि वो सेक्युलर प्लेस की तरह डेवलप किया जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रिलीजियस प्लेस। तो हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, और नाम घर के भी जो कॉमन कंपाउंड एरिया है, वहाँ पे फिशिंग पॉन्ड्स डेवलप किए जाएंगे। और टोटल 10,000 विलेज कम्युनिटी टैंक्स बनाए जाएंगे 1 हेक्टेयर एरिया वाला इन कमिंग 1 ईयर। और इससे उम्मीद है कि 50,000 मेट्रिक टन ऑफ फिश प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा हमारे स्टेट के अंदर। ये जो इनिशिएटिव लाया है सुनील बिप्लब स्कीम असम सरकार ने, कि कम्युनिटी लैंड के ऊपर हम लोग
विलेज पॉन्ड बनाएंगे जहाँ पे फिशिंग करेंगे, फिशरीज को प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रोविज़न लाया गया है आफ्टर सक्सेस ऑफ प्रोग्राम जिसका नाम है घरे घरे पुखरी घरे घरे मात। दिस प्रोग्राम वाज ब्रॉट अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसके मदद से हर घर में एक पॉन्ड डेवलप कराने की बात की गई थी फिशरीज़ के लिए। ये सक्सेसफुल होने के बाद अब ये सुनील बिप्लब स्कीम लाया जा रहा है रिगार्डिंग कम्युनिटी बेस्ड फिशिंग कल्चर इन रेवेन्यू विलेजेज ऑफ आसाम। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया कि एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर। ये नया डिपार्टमेंट होगा जो हमारे यहाँ के लोगों के जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके फेथ, कल्चर, उनके लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा। इस डिपार्टमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें, ये जो नया डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर, इसके अंदर पहले से जो 3 डिपार्टमेंट है हमारे स्टेट आसाम के, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी, डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूजियम एंड डायरेक्टोरेट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एंटिक्वेरियन स्टडीज़, इन तीनों डायरेक्टोरेट को इस नए डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया है। स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ताकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहें। स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस को पीएम स्वनिधि स्कीम के जैसा ही 10,000 रुपये का एक बार के लिए, जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम आपको पता है कि 10,000 रुपये का लोन मिलता है छोटे छोटे ट्रेडर्स को, तो वैसे ही उसी लाइन में एक नया इनिशिएटिव आसाम सरकार ने शुरू किया है जिसमें 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस को। उसके अलावा लगभग 1,000 हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जो अलग अलग गाँव में छोटे छोटे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में डेवलप किया जाएगा, बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र में डेवलप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बजट प्रेजेंटेशन। तो 1,000 नए छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे इन द विलेज एरियाज़। तो ये सब कुछ तमाम इनिशिएटिव्स हैं जो इस साल के बजट प्रेजेंटेशन में लिए गए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट इंडियन प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। तो देखिए द डे बिफोर येस्टरडे वी डिस्कस्ड कि इंडिया ने कितने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अब धीरे धीरे तालिबान का वहाँ पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूएस फोर्सेज आर पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। और इस कारण से इंडिया ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं या जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो सारे इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं अब फेल होते हुए दिख रहे हैं। All the initiatives, all the investment made by India in past 20 years appears to be failing because the entire Afghanistan is now coming under control of Taliban, and there is also a threat कि तालिबान माइट डिसमेंटल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडिया। तो ये आइडिया तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आर्टिकल साफ साफ कुछ चीज़ें बता रहा है कि इंडिया ने कहाँ कहाँ पे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुछ प्रोजेक्ट से नाम अगर हमें याद होंगे तो मेंस आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। तो लेट अस सी विथ हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि वेयर इंडिया हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट तालिबान्स पॉसिबल ट्रायम्फ इन अफगानिस्तान एंड दिस पुट्स अबाउट 3 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया इन पास्ट 20 years एट स्टेक. They might be attacked and dismantled by Taliban. And this article has given the list of important projects started by India and Afghanistan. तो इन 4-5 प्रोजेक्ट्स मैंने निकाले हैं, वैसे तो 10-12 दिए हुए थे लेकिन 4-5 इंपॉर्टेंट वाले प्रोजेक्ट्स मैंने निकाले हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए और मेंस में आप इनका जिक्र कर सकते हैं। 90% सर्टेनिटी है कि अफगानिस्तान पे एक ना एक सवाल मेंस में जरूर आएगा, उसमें आप इन 3-4 प्रोजेक्ट का जिक्र कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंडिया ने किए हैं। $3 बिलियन तक खर्च किया इंडिया ने पिछले 20 सालों में, और वो सब कुछ लॉस में जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक बार वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा तो इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये सब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ला करके अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस बनाना अफगानिस्तान में, वो तो डिफीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लेकर के आया इंडिया अफगानिस्तान में। सबसे इंपॉर्टेंट सालमा डैम, इसको अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। 2016 में हेरात प्रोविंस में इंडिया ने ये सालमा डैम बनाया था। उसके अलावा एक और डैम बना रहा है इंडिया, शाहतूत डैम। शाहतूत डैम इज बीइंग डेवलप्ड इन द काबुल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सालमा डैम डेवलप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। उसके अलावा दूसरा जरांज देलाराम हाईवे, ये है जरांज देलाराम हाईवे। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जरांज जो बिल्कुल ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, और जरांज से देलाराम हाईवे
ये जरांज दिलाराम हाईवे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोडवे है उनका, जिसको वो लोग रिंग रोड कहते हैं, जो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी मज़ार शरीफ से होते हुए काबुल, गजनी, कंधार होते हुए हेरात तक जाता है, उस रिंग रोड को ये कनेक्ट करता है जरांज दिलाराम हाईवे टू चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान। तो इसकी मदद से समझिए कि आप ये अफ़गानिस्तान कुछ भी एक्सटर्नल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता था विथ हेल्प ऑफ दिस जरांज दिलाराम हाईवे। तो दिस जरांज दिलाराम हाईवे हैज़ बीन बिल्ड बाय इंडिया दैट कनेक्ट्स देयर रिंग रोड विथ चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट का भी एक टर्मिनल, शाह बहस्ती टर्मिनल, इंडिया बिल्ड कर रहा है। तो इंडिया ये तमाम इनिशिएटिव्स इसीलिए लेकर के आ रहा था ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर उसका फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग बने एंड इट कुड गेट एक्सेसिबिलिटी टू अफ़गानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान। लेकिन जब एक बार अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पावरफुल हो जाएगा तो अफ़गानिस्तान के अंदर ये तमाम इनिशिएटिव्स वैसे भी फेल होते हुए दिख रहे हैं। तो जरांज दिलाराम हाईवे इज़ अबाउट 218 किलोमीटर लॉन्ग, डेवलप्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बना रहा था इंडिया, उसमें $90 मिलियन हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। अफगानिस्तान पार्लियामेंट जो काबुल में बन रहा है उसको नाम दिया गया था आफ्टर नेम ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी बिल्डिंग नाम से ये अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बना रहा था इंडिया। उसके अलावा इंडिया ने कई सारे और भी गिफ्ट्स किए हैं अफगानिस्तान को, जैसे कई सारे बसेस दी हैं हमने उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। इनफैक्ट 285 मिलिट्री व्हीकल्स दिए हैं उनके नेशनल आर्मी को, MI-25 एंड MI-35 चॉपर्स दिए हैं उनके एयरफोर्स को, 10 एम्बुलेंसेस दिए हैं। ये तमाम इन्वेस्टमेंट यानी कि लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सडन राइज इन पावर ऑफ तालिबान। तो जैसा कि मैंने डे बिफोर यस्टरडे भी कहा था कि देखना होगा आगे और क्या होता है, बट एक बात तो तय है कि द टाइम कमिंग इन अफगानिस्तान इज़ वेरी ट्रबलिंग और टर्बुलेंस वाला है, और हो सकता है कि इंडिया के लिए भी कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Hubble telescope. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो Hubble telescope, it has been named after astronomer Edwin Hubble. इसको 1990 में लॉन्च किया गया था इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है हमारे अर्थ के अराउंड और पूरे यूनिवर्स से इंपॉर्टेंट इमेजेस निकाल करके हमारे अर्थ पे भेजता रहता है ये टेलीस्कोप। इस तरह से लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमता है लगभग 200 किलोमीटर की हाइट पे और यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन निकाल करके भेजता है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस टेलीस्कोप की अगर बात की जाए तो इसका जो अपर्चर है, लेंस का डायमीटर है, दैट इज अबाउट 2.4 मीटर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप इन रिसेंट टाइम्स। इसने कुछ पाथ ब्रेकिंग इंफॉर्मेशंस भी हमें पहुंचाए हैं जब से इसको लॉन्च किया गया। फॉर एग्जाम्पल 2011 में इट कैप्चर्ड ए स्नैपशॉट ऑफ नेपट्यून विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और नेपट्यून के इस इमेज से फिर हमें पता चला कि नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस के आइस क्रिस्टल्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पता चले कि नेपट्यून के भी एटमॉस्फेयर में मीथेन है, बट दैट मीथेन इज ऑल्सो इन द आइस क्रिस्टल फॉर्म बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर इन नेपट्यून एटमॉस्फेयर। उसके अलावा 2010 में इस हुबल टेलीस्कोप ने इमेज दिया था, हमें भेजा था एक नए गैलेक्सी का। उस गैलेक्सी का नाम था ESO 24349। ये गैलेक्सी, जैसा कि मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया कि हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर पे एक लार्ज साइज का ब्लैक होल होता है। तो ये जो गैलेक्सी हमने डिस्कवर किया ESO 24349, इसके सेंटर पे भी एक ब्लैक होल है जिसका इमेज भी हुबल टेलीस्कोप ने निकाल करके भेजा। और वो जो ब्लैक होल जो इसके सेंटर पे था इस गैलेक्सी के, दैट ब्लैक होल इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 20,000 बिगर देन द साइज ऑफ आवर सन। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में ये हुबल टेलीस्कोप हमें निकाल करके भेजता रहा है पिछले 30 सालों में जब से इसको लॉन्च किया गया। करंट न्यूज़ ये है कि हुबल टेलीस्कोप में कुछ ग्लिचेज आ गए हैं पिछले 1 महीने से, इसलिए ये अपना काम नहीं कर पा रहा है। It has been not in function for last 30 days or more than that. It has developed some glitches और नासा ने फैसला लिया है कि इस ग्लिचेज को फिक्स किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। इसलिए नासा ने इसका सेफ मोड एक्टिवेट कर दिया। सेफ मोड एक्टिवेट करना मतलब अब ये हुबल टेलीस्कोप इमेजेस नहीं भेज रहा है, काम नहीं कर रहा है, बस अब इसको रिपेयरिंग का काम शुरू किया जा रहा है। रिपेयरिंग का काम शुरू करने के लिए इसका सेफ मोड ऑन कर दिया गया है। So as I said, safe mode meaning the telescope is not being used for astronomy observation. Glitches will be first of all fixed and then safe mode will be removed and this Hubble telescope will start functioning.
A practice question is topic के basis पे please attempt this question. You can submit the answer in the comment section. Next article is taken from Assam segment. It is about Lavlina Borgohain. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. APSC prelims में इनके बारे में पूछ सकता है. लवलीना बोरगोहाई इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सी इज़ द फर्स्ट वुमेन बॉक्सर फ्रॉम असम टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स. सी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020. सी विल बी रिप्रेजेंटिंग असम एंड इन फैक्ट सी इज़ द ओनली प्लेयर दिस टाइम टू रिप्रेजेंट असम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020. सी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स 69 kg वेल्टर वेट कैटेगरी. Lavlina Borgohain was also conferred prestigious Arjuna Award last year 2020 में and she became only 6th Arjuna awardee from state of Assam. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना APSC PT में जरूर आ सकता है. In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 446 to 450. Topic number 456 is about International Solar Alliance. It is a treaty based on intergovernmental organizations working to create a global market system to tap the benefits of solar power and promote clean energy. All the members of United Nations can join International Solar Alliance as per the recently amended International Solar Alliance Framework Agreement. It was established under Paris Declaration. International Solar Alliance aims to pave way for future solar generation, storage and technologies for the member countries' needs by mobilizing about $1,000 billion by 2030. International Solar Alliance vision is to enable one world, one sun, one grid. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. Topic number 47 is about global warming potential. It describes the impact of each gas on global warming. It is a measure of total energy that gas absorbs over a particular period of time, that is usually 100 years compared to carbon dioxide. तो global warming potential देखा जाए तो of course carbon dioxide का 1 आएगा क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में global warming potential निकाला जाता है. मीथेन का 21, नाइट्रस ऑक्साइड का 310, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 140 to 11,700, पर फ्लोरोकार्बन का 6,500 to 9,200. सबसे ज़्यादा देखो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 23,900. मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से 24,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है एज फार एज ग्लोबल वार्मिंग इज कंसर्न. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टॉपिक नंबर 448 is about Montreal Protocol. It was adopted on 15th September 1987. The protocol till date is the only protocol or only agreement that has been signed by every country on the earth, that is 198 members of United Nations. Montreal Protocol regulates the production and consumption of nearly 100 man-made ozone depletion substances. Please attempt this question based on this particular topic. Topic of 449 is about polar stratospheric clouds. They play a central role in formation of ozone hole in Antarctic and Arctic region. Polar stratospheric clouds provide surface upon which the heterogeneous chemical reaction takes place. These reactions lead to production of free radicals of chlorine in the stratosphere, which directly destroy ozone molecules. They remove nitrogen compounds that moderates the destructive impact of chlorine. तो एक तो वो सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे आराम से फ्री रेडिकल क्लोरीन बन जाए जो हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करे, और दूसरा नाइट्रोजन को हटा देता है ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो क्लोरीन के इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर सकता था. तो इस तरीके से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के कारण ओजोन होल्स हो जाते हैं स्पेशली इन द पोलर एरियाज, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन. Please attempt this question based on this particular topic and you can submit the answer in the comment section. Topic number 450 is about Perform, Achieve and Trade. This scheme is a program launched by Bureau of Energy Efficiency to reduce energy consumption and promote enhanced energy efficiency among the specific energy intensive industries in the country. Each energy saving certificate is equal to 1 metric tons of oil. Please attempt this question based on this particular topic and you can submit the answer in the comment section. This is the answer of question number 441 to 445 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Nile is the longest river in the world. Absolutely correct. Amazon is the largest river of the world in terms of volume discharge. Also correct. Correct answer is option C. Phytoplanktons are the largest source of oxygen on earth. Again correct. Amazon river rainforest is the largest rainforest of the world. Again it is correct. So the correct answer will be again option C, both. India does not have 2+2 ministerial dialogue with. Correct answer will be option C, UK. That's all from our side for today. Thanks for watching.